गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की फर्स्ट क्लास या फर्स्ट टॉपिक आज अपन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, लक्षण एवं लाभ। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं, इसका कहते किसे में ही अर्थ आ गया, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी इसके लक्षण क्या क्या हैं, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से लाभ क्या होता है। लाभ के साथ साथ हानि के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। व्यापार जो कि लाभ उद्देश्य के लिए किया जाता है वो अपन सभी जानते हैं। बात करते हैं अपन पहले के मानव की। आदिम मानव जो कि पहले का मानव था, उसकी आवश्यकताएं कैसी थी। आदिम मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो आदिम मानव की आवश्यकताएं जो कि जंगल में रहता था, उस समय उस मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी थी, सीमित थी। और उस समय जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं थी, संसाधन असीमित थे। आवश्यकताएं सीमित और संसाधन कैसे थे, असीमित थे। कहने का मतलब जब व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होती है तो वो अपनी आवश्यकताओं को आराम से पूरा कर लिया करता है। लेकिन क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़े। तो जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़े, तो मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती चली गई। तो जो आज का मानव है, जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, उस सभ्यता के विकास के बाद आज का जो मानव है, इस मानव की आवश्यकताएं कैसी हो गई, असीमित हो गई। और हमारे जो साधन हैं वो साधन हो गए आपके सीमित। साधन हो गए आपके सीमित। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब आज उसकी एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता पुनः उत्पन्न हो जाती है। जबकि जो पहले का मानव था, जनसंख्या सीमित थी, तो प्राकृतिक संसाधन भी हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में थे। बात करते अपन खनिज पदार्थों की, वो भी काफ़ी मात्रा में थी। जलवायु भी हमारी शुद्ध थी। प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से तो हमारे यहाँ पर प्रकृति ने काफ़ी मात्रा में असीमित रूप से प्राकृतिक संपदा हमें दी थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, आज का जो मानव है उसकी आवश्यकताएं हो गई असीमित और साधन हो गए सीमित। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान जो है, अब आवश्यकताएं असीमित थी तो उसने ये सोचा कि मैं इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे करूं। क्योंकि व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का। तो पहले के मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होने के कारण उसे ज़्यादा मेहनत करने की या ज़्यादा काम करने की उसे आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका ध्यान गया विशिष्टीकरण की ओर। किसकी तरफ गया? विशिष्टीकरण की ओर गया। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस काम में कुशल होता है, उसे अगर वो काम करे तो उत्पादन कैसा होगा? उत्पादन आपका अधिक होगा। उत्पादन कैसा होगा? अधिक होगा। और जब उत्पादन अधिक होता है तो उस उत्पादन को अपन अपने देश में या विदेशों में भेजकर, निर्यात करके अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब उसने ये सोचा कि अगर मैं किसी एक वस्तु का उत्पादन करता हूँ या विशिष्टीकरण करता हूँ तो मैं अनेक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करूँगा। क्योंकि व्यक्ति की एक आवश्यकता तो नहीं होती है, व्यक्ति की तो बहुत सारी आवश्यकता होती है। बात करते हैं अपन, एक व्यक्ति गेहूँ का उत्पादन कर रहा है और गेहूँ में उसे विशिष्टीकरण प्राप्त है, तो क्या सिर्फ गेहूं से उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी? उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। उसे दूध की आवश्यकता भी है, उसे सब्जी की आवश्यकता भी है, उसे कपड़ों की आवश्यकता भी है, उसे शिक्षा की आवश्यकता भी है। इसके अलावा चिकित्सा की बात करते हैं अपन, दवाइयों वगैरह की बात करते हैं, जूते, ये सारी बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो इसने क्या किया, उसने सोचा कि गेहूँ का विशिष्टीकरण करके अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ
गेहूं देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु यानी मैं कपड़ा प्राप्त कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मुझे जूतों की आवश्यकता है तो जूते प्राप्त कर सकता हूं। पशुओं की अगर आवश्यकता है तो मैं पशु प्राप्त कर सकता हूं। दूध की आवश्यकता है तो मैं दूध प्राप्त कर सकता हूं। यानी व्यक्ति की ये जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को वो अपनी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकता है। एक वस्तु देकर जब दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है तो वो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय क्वेश्चन आता है आपके, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं या वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है कि एक वस्तु देकर जब दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है, वस्तु या सेवा, तो वो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जब धीरे धीरे बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी थी, जिससे मुद्रा का आविष्कार हुआ। और मुद्रा का आविष्कार हुआ तो वस्तु विनिमय आराम से या सुगम बन गया। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजन की समस्या आती थी। इसके अलावा आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव पाया जाता था। मूल्य के मापक की समस्या पाई जाती थी। भविष्य में वस्तुओं को संग्रह करने की समस्या पाई जाती थी। ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी जो कि आपने BA सेकेंड ईयर में पढ़ा था। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। वस्तु या सेवा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्पादक के द्वारा किया जाएगा। और वो वस्तु या सेवा जब वो बाजार में बेचेगा तो उसे क्या प्राप्त होगी? मुद्रा प्राप्त होगी। और इस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा वो खरीदेगा, जो कि यहाँ पर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। इस प्रकार पहले भी वस्तु और सेवा ही प्राप्त होती थी, अभी भी वस्तु और सेवा ही प्राप्त हो रही है, लेकिन बीच में स्थान किसने ले लिया? मुद्रा ने ले लिया। तो मुद्रा के द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है वो आपकी मौद्रिक व्यवस्था कहलाती है या मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपके छोटा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मौद्रिक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है वस्तु विनिमय या वस्तु और सेवाओं का विनिमय जब मुद्रा के माध्यम से किया जाता है तो वो आपकी मौद्रिक व्यवस्था कहलाती है। वस्तु और सेवाओं का विनिमय किसके द्वारा हो रहा है? मुद्रा के द्वारा हो रहा है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है मौद्रिक व्यवस्था। मौद्रिक का मतलब होता है जिसमें मुद्रा का योगदान माना जाएगा, और वस्तु विनिमय जिसमें सिर्फ वस्तुओं का ही लेन देन होगा वो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब अपन बात करते हैं, मौद्रिक व्यवस्था हुई आपकी, वस्तु विनिमय प्रणाली हुई, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से व्यापार को इसने बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है और बहुत ही व्यापार का बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया। बात करते हैं अपन, टॉपिक पर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, हेडिंग है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ समझने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस व्यापार का अर्थ भली भांति समझने से पहले अपने को व्यापार के बारे में पता होना चाहिए कि व्यापार किसे कहते हैं। साधारण भाषा में या साधारण शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों के बीच लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया व्यापार क्या कहलाएगा? किया गया वस्तुओं का जो लेन देन है वो आपका व्यापार कहलाता है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा या विभिन्न समूहों के द्वारा लेन देन जो किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का वो आपका व्यापार कहलाता है। और वो जो लेन देन होगा वो लेन देन किसके लिए होगा? लाभ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो कि व्यापार करता है उसका सर्वप्रथम उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। लेकिन ये जो व्यापार है जिसको मैंने आपको बताया है, ये लाभ प्राप्त उद्देश्य लेने के लिए जो व्यापार किया जाता है ये संकुचित अर्थ में है। संकुचित का मतलब होता है सीमित अर्थ में, संकुचित अर्थ के अंतर्गत है।
बात करते हैं अपन विस्तृत अर्थ में कि विस्तृत अर्थ में व्यापार का क्या अर्थ होता है। विस्तृत अर्थ में आप इसको लिख भी सकते हो, इसमें अपने को यही लिखना है कि व्यापार के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत उन समस्त, व्यापार के अंतर्गत उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का, उन समस्त आर्थिक क्रियाओं से, क्योंकि व्यापार भी तो विस्तृत और संकुचित अर्थ में होता है, तो आपको मैं यही बता रही थी। संकुचित अर्थ में तो व्यापार दो व्यक्तियों के बीच में या व्यक्ति समूह के बीच में लाभ उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर अपन विस्तृत अर्थ की बात करते हैं तो व्यापार के अंतर्गत उन समस्त आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। आपको इसको जो है इन्वर्टेड कोमा में ही लिखनी है। जब व्यापार की परिभाषा आती है तो शामिल किया जाता है जिनका संबंध, जिनका संबंध उत्पादित, जिनका संबंध उत्पादित वस्तुओं के, उत्पादित वस्तुओं के वितरण से होता है। यह आपकी विस्तृत अर्थ में व्यापार की परिभाषा है। इसको आपको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल कि व्यापार के अंतर्गत उन समस्त आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाएं मैंने आपको बताई थी, जो धन अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो ये सारी आर्थिक क्रियाएं इसमें शामिल की जाती है व्यापार में, जिनका संबंध उत्पादित वस्तुओं के वितरण से होता है। यानी जो भी उत्पादन किया जा रहा है अर्थव्यवस्था में, जितने भी व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, जितनी उसे आवश्यकता है वो अपने पास रखकर बाकी उत्पादित वस्तु को वो बाजार में जाकर बेचे और उस वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, और जिस भी व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता होती है वो बाजार से लेकर, तो ये वितरण हो गया आपका बांटने का। तो इस प्रकार विशिष्टीकरण करके एक व्यक्ति एक वस्तु का उत्पादन में जो है विशिष्टीकरण करके उसको बाजार में बेचकर उससे आय प्राप्त करके, उससे मुद्रा प्राप्त करके अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आराम से ले सकता है। यह आपकी विस्तृत अर्थ में परिभाषा थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। संकुचित अर्थ में मैंने आपको बता ही दिया कि संकुचित अर्थ में व्यापार जो होता है व्यक्तियों या दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के बीच में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य के लिए जो व्यापार किया जाता है वो आपका संकुचित अर्थ के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं कि कोई भी देश हो, उन देशों में जो व्यापार होता है, कोई भी देश हो, चाहे आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक देश में जो व्यापार होता है उस देश के व्यापार को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? व्यापार को दो भागों में बांटा जाता है। अब वो दो भाग कौन से हैं? फर्स्ट है आपका आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, और सेकंड हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसके बारे में अपना टॉपिक ही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ने से पहले आपको आंतरिक व्यापार के बारे में पता होना चाहिए कि आंतरिक व्यापार कहते किसे हैं। आंतरिक व्यापार यह इसका दूसरा नाम है अंतर क्षेत्रीय व्यापार।
क्षेत्रीय व्यापार, नाम से स्पष्ट है। अंतर क्षेत्रीय का मतलब होता है अपने देश के अंदर जो व्यापार होगा वो आपका अंतर क्षेत्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार कहलाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विदेशी व्यापार भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है आपके, आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं या अंतर क्षेत्रीय व्यापार किसे कहते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक ही देश की सीमा के भीतर, देश एक ही है, उस देश की सीमा के भीतर जब विभिन्न स्थानों पे जो व्यापार होता है या विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यापार किया जाता है वो आपका आंतरिक व्यापार कहलाता है। यानी एक देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार हो रहा है वो आपका आंतरिक व्यापार कहलाएगा। बात करते हैं अपन उदाहरण की, तो आप उदाहरण दे सकते हो कि राजस्थान का व्यापार, राजस्थान जो है अगर गुजरात से व्यापार कर रहा है, गुजरात से कोई माल मंगा रहा है, पंजाब से अगर कोई माल मंगा रहा है, इसके अलावा बिहार से अगर कोई माल मंगा रहा है, यानी जो लेन देन हो रहा है एक राज्य का दूसरे राज्य से जब व्यापार होता है तो वो आपका आंतरिक व्यापार कहलाता है। अब चाहे गुजरात, पंजाब, बिहार, ये राजस्थान, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? भारत के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो भारत देश के अंदर एक राज्य का जब दूसरे राज्य के अंतर्गत क्षेत्र में या अंतर्गत व्यापार होता है वो आपका आंतरिक व्यापार कहलाएगा। आप इसको आराम से उदाहरण के द्वारा दे सकते हो। इसको गृह व्यापार भी कहते हैं। क्या कहेंगे? गृह, घर के अंदर जो होने वाला व्यापार है, क्योंकि भारत एक देश है, उसी देश में हम रहते हैं तो इसको गृह व्यापार भी कहा जाता है। बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार की अपन बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच जो व्यापार होता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 या 2 से अधिक, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 देशों के बीच में व्यापार होता है, व्यापार तो बहुत सारे देशों के बीच में होता है। अपन ने जब से वैश्वीकरण की नीति अपनाई है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जब से अपन ने मिलाया है, हमने जो है बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी परिभाषा आती है तो आपको यही परिभाषा इसके अंतर्गत देनी है कि 2 राष्ट्रों, 2 देशों या 2 देशों से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उदाहरण की बात करते हैं, भारत का व्यापार अगर जापान के साथ होता है, भारत का व्यापार अगर अमेरिका के साथ होता है, भारत का व्यापार अगर फ्रांस के साथ होता है, भारत का व्यापार अगर इंग्लैंड के साथ होता है, तो ये सारे आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदाहरण कहलाएंगे। इस प्रकार आप आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा विद एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, जैसे भी करना चाहो, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब अपन ने व्यापार के बारे में पढ़ा कि व्यापार किसे कहते हैं। इसके अलावा व्यापार के अपन ने 2 भाग पढ़े कि व्यापार कितने प्रकार का होता है, जिसमें आपने आंतरिक व्यापार पढ़ा, आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं। सेकंड आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, विद एग्जाम्पल अपन ने किया है। अब अपन बात करते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन दोनों में तुलना कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर क्या होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में कौन कौन से अर्थशास्त्री आते हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो, मिल, एडम स्मिथ। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है रिकार्डो, मिल, एडम स्मिथ, इन अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार को एक नहीं मानते हुए, यानी अलग अलग माना है, भिन्न भिन्न मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की है। ये कौन से अर्थशास्त्री हैं? ये आपके
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? रिकार्डो, मिल और एडम स्मिथ ये कहते हैं कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ही होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अलग सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेसर ओहलिन है, प्रोफेसर ओहलिन ये भी प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर ओहलिन ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जो कि इन्होंने कहा है कि अलग सिद्धांत की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इनकी बातों को ना मानते हुए उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय आंतरिक व्यापार की ही एक दशा है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निकला है वो आंतरिक व्यापार के अंदर से ही निकला है। कहने का मतलब ओहलिन ये कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की अलग से व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विरोधी विचारधारा ओहलिन और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, इन दोनों की विरोधी विचारधारा को देखते हुए आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता के बिंदुओं का विश्लेषण अब अपन करेंगे कि आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं क्या क्या है और उन दोनों में असमानताएं क्या क्या हैं। तो इससे आपकी आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना हो जाएगी। हेडिंग डालिए, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, इसके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। तो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताओं को निम्न आधारों पर अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका श्रम विभाजन, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के आधार पर हम इसकी समानता के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार चाहे आंतरिक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, जो भी व्यापार किया जाएगा वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के आधार पर किया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जिस काम में कुशल होता है, योग्य होता है, अगर उस व्यक्ति को वो काम दिया जाए तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम आती है। विशिष्टीकरण की बात करते हैं। विशिष्टीकरण इसके अंतर्गत आता है कि वहाँ की लागत कम कब आएगी? जब वहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में होंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। अगर श्रम प्रधान देश है तो वहाँ पर श्रमिकों का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ पर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ श्रमिक कम कीमत पर मिल जाते हैं। कहने का मतलब उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसका उसे लाभ मिलेगा, और एक्स्ट्रा उत्पादन करके वो उस वस्तु को निर्यात करेगा और उस वस्तु का आयात करेगा जिसका उत्पादन यहाँ पर उसको लागत ऊंची आ रही है और उसकी कीमत ऊंची आ रही है, या उत्पादन कम मात्रा में हो रहा होता है। बात करते हैं अपन इसकी कि चाहे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में ही जो है समानता पाई जाती है। बस इसमें यही है कि जो श्रम विभाजन और जो विशिष्टीकरण होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, क्षेत्रीय स्तर पर होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो श्रम विभाजन होगा, जो विशिष्टीकरण होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यही अंतर पाया जाएगा। और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसमें उसे लाभ ज़्यादा मिल रहा है, और उस वस्तु का आयात किया जाएगा जिसमें उसकी लागत ज़्यादा आ रही है और उत्पादन कम
हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दो पक्ष। ये भी आपकी आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समानताओं में आता है। चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों ही व्यापारों में दो ही पक्ष होते हैं। आंतरिक व्यापार में दो पक्ष जो होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें ये पक्ष दो राष्ट्र होते हैं, जैसे भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस। ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति होंगे वो अलग अलग राष्ट्रों के होते हैं। तो दूसरी समानता आपकी क्या आएगी? दो पक्ष की आएगी कि दोनों ही व्यापारों में दो पक्ष होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय, ये भी आपकी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समानता के अंतर्गत आता है। चाहे आपका व्यापार आंतरिक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, इन दोनों ही व्यापारों में वस्तुओं और सेवाओं का ही विनिमय होता है। वस्तुओं और सेवाओं को देकर मुद्रा प्राप्त की जाती है और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त की जाती है। तो चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों ही व्यापारों में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऐच्छिक सौदा। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? इच्छा से, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, इन दोनों ही व्यापार में सौदा जो होगा वो इच्छा से होगा। यानी व्यक्ति या राष्ट्र जब उसकी इच्छा होगी उस वस्तु को लेने की या देने की, तभी वो सौदा हो सकता है। अदरवाइज जबरदस्ती किसी के साथ भी आप सौदा नहीं कर सकते। तो ये आपकी ऐच्छिक सौदा आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार की समानताओं के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट आएगा लाभ उद्देश्य मात्र लाभ अर्जित करना। उद्देश्य मात्र जो है लाभ अर्जित करना, चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों ही व्यापारों का जो उद्देश्य होगा वो लाभ अर्जित करना होगा, क्योंकि व्यापार जो किया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से ही किया जाएगा। तो ये सारी समानताएं आपकी लाभ उद्देश्य में तो है ही, इसके अलावा आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब अपन तुलना करेंगे तो ये सारी समानताओं के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध। राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध, ये मैडम एक लास्ट पॉइंट है, ओनली 2 मिनट की बात है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये आपकी समानता जो है वो लास्ट है। चाहे व्यापार आपका आंतरिक हो चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, राजनीतिक और सामाजिक संबंध जब व्यापार होता है तो दो राष्ट्र हो चाहे दो राज्य हो, दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं और उनमें आपसी सामाजिक जो है रीति रिवाज उसके संपर्क में वो आते हैं, जिससे उनमें सामाजिक और राजनीतिक संबंध बनते हैं। बात करते हैं अपन दो देशों की। अगर भारत का अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इनसे भी अगर व्यापार होता है तो व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का होता है। इसके साथ साथ हम उनके रीति रिवाजों से, उनके रहन सहन से, उनके सामाजिक जो भी रिवाज होते हैं उन सभी के संपर्क में आते हैं, जिससे हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं, राजनीतिक संबंध बनते हैं और आर्थिक संबंध तो बनते ही हैं। इस प्रकार आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये समानताएं 6 पॉइंट्स के आधार पर अपन करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी तो अपन आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलना करने के लिए
असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।